और नीलेश शाह MD&CEO कोटक महिंद्रा AMC के जुड़ चुके हैं। पता है आशीष, आजकल जब भी अपने मोबाइल ऐप में जाओ ना बैंकिंग के, और उसमें म्यूचुअल फंड का सेक्शन जब हम एक्टिव करते हैं ना, तो सबसे पहले जो मेरी निगाहों के आगे चेहरा आता है वो आता है नीलेश भाई का। नीलेश भाई, ये दर्द तो सभी देख रहे हैं, अभी ये दर्द कहाँ तक चलेगा, आपकी राय क्या है? और अभी तक इंडियन इन्वेस्टर्स ने बहुत कमिटमेंट दिखाया है, SIPs कंटिन्यू कर रही हैं, उनके कन्विक्शन अभी भी हैं, मंथली जो SIPs हैं वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपका व्यू मार्केट्स पे और कितना डाउनसाइड लग रहा है आपको यहाँ से? सो वीरू भाई, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह होता है, जिसको जितने वोट मिले वो जीत जाए, आदमी कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन है, जिसका जितना वजन है उतना ही टिकट पे नंबर दिखता है। तो आज की तारीख में मार्केट फ्लो ड्रिवन है, FPIs बेच रहे हैं और एग्रेसिवली बेच रहे हैं। तो सामने वाला क्यों उन्हें मुफ्त में एग्जिट दे, वो तो 2-2 रुपए नीचे करके ही खरीदता जाएगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज कैप अब अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े नीचे है। दैट मींस ये फेयर वैल्यू मार्केट है। पहले हिस्टोरिकल एवरेज के थोड़े ऊपर थे, ग्रोथ की बुनियाद के ऊपर, उसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ गई और जियोपॉलिटिकल फैक्टर ने भी साथ दिया, तो मार्केट अब अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ गया है। स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन अच्छा खासा हुआ है, बट अभी भी वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से थोड़े ऊपर है, तो वहां पे शायद गिरने की और गुंजाइश है। बट फेयर वैल्यू मार्केट है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से FPI सामने बेच रहे हैं। आपको अपनी लंबी पोजीशन, बड़ी पोजीशन विदाउट प्राइस इंपैक्ट करने का यही मौका है, तो धीरे धीरे खरीदारी करिए। फेयर वैल्यू मार्केट है तो लिवरेज मत चलाना, ट्रेडिंग कम करना या मत करना, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे काउंटर्स के ऊपर ध्यान देके धीरे धीरे खरीदारी करिए। आज ही मार्केट में सारा पैसा लगा दे ऐसी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खरीदारी करिए। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मुझे लगा मार्केट से आप पैरेलल ड्रॉ करोगे क्रिकेट के साथ, लेकिन आज आपने वेइंग मशीन और वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करा, लेकिन हमेशा की तरह बहुत बड़ी तरीके से समझा दिया। अच्छा, लार्ज कैप्स फेयर वैल्यू, मतलब हम रिटेल के लिए आसान शब्दों में कि यहाँ से कितना गिरेगा और ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से अगर अपन एक्यूमुलेट कर रहे हो अच्छे दिग्गज स्टॉक्स को तो गलत नहीं पड़ रहा है। ये लॉजिक कहता है कि अब एक्यूमुलेशन का जोन है, ऐसा रीड करूं। एकदम बिल्कुल आशीष भाई। एंड आपने क्रिकेट की बात की तो मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने अपने टेस्ट कारकिर्दी की शुरुआत की तो पहले 3 मैच में 3 शतक लगाए, और जब चौथे मैच में वो शतक नहीं लगा पाए तो किसी ने ये नहीं कहा कि अजहरुद्दीन बेकार प्लेयर है, अजहरुद्दीन खराब क्रिकेटर है, अब सेंचुरी नहीं मारा। सबने उन्हें सराहना की। तो निफ्टी तो अपना मोहम्मद अजहरुद्दीन से 3 गुना बड़ा है। पिछले 9 साल उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, अब 10वें साल पे वो पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो हम निफ्टी की बुराई क्यों करें? जैसे हमने मोहम्मद अजहरुद्दीन को सराहा और प्रोत्साहन दिया कि भाई ठीक है, 3 सेंचुरी के बाद आप एक बार आउट हो सकते हैं कम रन के ऊपर, बट उत्साह मत गंवाइए, खेलते रहिए और आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही निफ्टी में है। 9 साल पॉजिटिव रिटर्न प्रति साल देने के बाद एक आध साल खराब होना स्वाभाविक है, बट हमें तो इसमें मौके ढूंढने चाहिए कि कहां से हम निवेश कर सके और आने वाले समय में पैसे बना सके। ठीक है। अरे वीरू, एक बात बताइए, ये आप अपने बैंक के म्यूचुअल फंड सेक्शन में क्यों गए थे? ये क्या टॉपअप करने गए थे या रिडीम करने चले गए थे? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग अपन को नीलेश भाई पे 100% से ज़्यादा कन्विक्शन है। हमने तो अब क्या करा है कि SIPs को अब वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लिया है, तो अपन कमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे फैक्ट नीलेश सर, हम म्यूचुअल फंड वाले करें क्या? जो SIPs कंटिन्यू कर रहे थे वो कंटिन्यू करें, और ये समय आ गया है, अगर आप कह रहे हो फेयर वैल्यू पे है बाजार, तो लार्ज कैप वाले MFs में मैं एक काम करूं, टॉपअप का समय आ गया, ऐसा करूं क्या? आइडियली करना क्या चाहिए मुझे? नहीं आशीष भाई, ये SIP चालू रखने का समय है। SIP टॉपअप तभी करना चाहिए जब मार्केट सस्ता हो जाए। हो सकता है कि मार्केट सस्ता नहीं हो। हम लोग नॉर्मली लोगों को ये कहते हैं
कि आप हमारे असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। हमारा एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, बाकी म्यूचुअल फंड के भी है। उसमें हम 20 से 80% कैश इक्विटी एलोकेशन करते हैं। बहुत महंगी मार्केट हो तो 20 से 40% है, बहुत फेयर वैल्यू मार्केट है तो 40 से 60% है, और बहुत सस्ती मार्केट है तो 7 से 80% है। इस वक्त बैलेंस एडवांटेज फंड में हमारा एलोकेशन तकरीबन 55-56% के आसपास है। तो फेयर वैल्यू मार्केट है, न्यूट्रल एलोकेशन रखिए। टॉपअप करने का समय तब आएगा जब मार्केट और सस्ता होगा। अगर नहीं सस्ता होता है तो कोई वांधा नहीं, जो अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो चलती रहेगी, वही अपने को रिटर्न देता रहेगा। तो असेट एलोकेशन का मतलब यही है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे पाए। अच्छा नीलेश जी ने बातचीत करते करते ना, पता है आशीष, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन का जिक्र किया ना, तो कभी उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग खोल के देखिएगा। क्या क्या बैट्समैन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। मतलब वीवीएस लक्ष्मण के एक तरीके से गुरु थे वो। कलाइयों का जो उपयोग करते थे ना, वाह मज़ा आता है। और कभी कभी सोनी पे उनकी रिकॉर्डिंग आती है पुराने मैचेस की, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। अच्छा नीलेश भाई, मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन से एक चीज़ और याद आई। किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को फ्लिक करना है, किस चीज़ का कलाइयों का उपयोग करते हुए बाउंड्री के पार ले जाना है, इसके जादूगर थे वो। क्या अवॉइड करना है अभी, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरियल स्पेसिफिक इस बाजार को अप्रोच कर रहे हैं, क्या अवॉइड करें और क्या बाय करें इस वक्त? किस पे कन्विशन है आपका इस वक्त? सो वीरू भाई, इस बजट में तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की टैक्स रिबेट दी गई है मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को। मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक, उसमें इस स्पेंडिंग की वजह से अच्छा वॉल्यूम और मार्जिन ग्रोथ देख सकते हैं। ज्यादातर लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे ये 1 लाख करोड़ नहीं खर्चा करने वाले हैं। वो लोग खर्चा करेंगे ट्रैवल के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, प्रीमियम ब्रांड खरीदने के ऊपर, कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने के लिए। तो यहाँ से अगर आप 2-3 साल का व्यू लेते हैं तो प्रति साल 1-1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रिबेट लोगों के हाथ में जाएगी, और ये खर्चा डिस्क्रिशनरी स्पेस पे होगा। उस सेक्टर्स में जहां पे भी वैल्यूएशन ठीक है, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। पिछले 3-5 साल से इस सेक्टर में कुछ खास रिटर्न बना नहीं है, बट बिजनेस तो ग्रो होता गया है। अब इस बैंकिंग क्षेत्र में कोई नए एनपीएस नहीं है। माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा प्रेशर है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे थोड़ा प्रेशर है, बट वह एनबीएफसी क्षेत्र में ज्यादा है, बैंकिंग क्षेत्र में कम है। और अब आरबीआई ने ब्याज की दरें काटी है, लिक्विडिटी बढ़ाई है, तो बैंक डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वैल्यूएशन सस्ते हैं, बिजनेस ठीक ठाक है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में भी निवेश कर सकते हैं। जहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जहां पे ध्यान रखना चाहिए, वह आज भी लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स है। वीरू भाई, आपको याद होगा पिछले 10-12 महीने से हम कह रहे हैं कि ये लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर में मत जाइए। वहां पे वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से बहुत आगे दिखता है। कंपनीज अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, बट वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। अब ये आसमान से पटके हैं, बट खजूर पे लटके हैं। अब भी इनकी वैल्यूएशन नॉर्मल शेयर से, जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, उससे ऊपर है। तो इस काउंटर्स में इतनी गिरावट के बाद भी निवेश करना जरूरी नहीं है, वहां पे बहुत सावधानी बरतती है। ये वो पॉकेट रडार पे रखिए। अच्छा नीलेश सर, अजहर बैट्समैन तो अच्छे हैं, पर जिस पिच पे खेलना है वो पिच बड़ी गड़बड़ है। वो रोज सुबह ट्रम्प के टैरिफ के रेटोरिक, वही बात पे कल फिर यूएस के जैसे बाजार गिर गए कि कनाडा मैक्सिको पे लगा रहे हैं। ये बाजार जो नर्वसनेस दिखा रहे हैं उससे बियॉन्ड है क्या? ये दरअसल फुल ब्रोन टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना से किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कनाडा से किस तरह के कमेंट्स, रिटेलिएट करना चाहिए इनको, कैसे करेंगे? और अब तो बिजली काटने तक की बातें चल रही हैं। ये वो क्राइसिस एस्केलेट होने का बाजार में अब डर बढ़ रहा है क्या? अनडाउटेबली आशीष भाई, हमारी खुद की इकोनॉमी तो थोड़ी सबड्यूड हुई और अर्निंग्स ग्रोथ भी उम्मीद से थोड़ी कम जरूर आई, बट इस गिरावट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण अमेरिकन टैरिफ वॉर है। जनरली दुनिया में देखा है, जब आप टैरिफ लगाते हैं तो लूज लूज ट्रेड होता है, अपना नाक कटवाते हैं और सामने वाले को अपसुकन करवाते हैं, वैसी ये बात है। अब ट्रंप साहब टैरिफ लगा रहे हैं,
कौन से देश पे कितनी लगाएंगे वो उन्हें ही मालूम है। इस वजह से ओवरऑल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। हर कोई अपने देश में पैसा रखना चाहता है, हर कोई अमेरिका में पैसा रखना चाहता है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने प्लांट मेक्सिको में डालने की जगह पे अमेरिका के अंदर डालना अनाउंस किया है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि अमेरिका में इस वक्त एक वैक्यूम क्लीनर चल रहा है जो बाकी देशों में जाने वाले पैसे, बाकी देशों में गए हुए पैसे उनको अमेरिका की तरफ खींच रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने ये जो प्रश्न आशीष ने किया ट्रम्प टैरिफ और आई थिंक ये जो पूरा ये बीते एक महीने का माहौल रहा इसमें, नीलेश जी, इसने एक चीज़ को पंचर किया, वो था निफ्टी आईटी की रैली को। और बीते 10 दिन का तो निफ्टी आईटी का पेन वाकई काफ़ी गंभीर रहा। मतलब आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार पॉइंट का रिट्रेसमेंट तो ऐसा था कि पूछिए मत। ये एक सेफ पॉकेट थी। लास्ट जुलाई से लेकर मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक हमने निफ्टी आईटी में अच्छा मूव देखा। क्या ये जो इन्फ्लेशन का रिस्क अब यूएस में कंसिडरिंग दिस टैरिफ वॉर बढ़ रहा है, क्या ये उसका इम्पैक्ट है? आईटी को कैसे लेना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए इस वक्त? इस वक्त वीरू भाई जब हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यूएस पहुंच रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने केस को बड़ी अच्छी तरह से अमेरिका के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। आईटी क्षेत्र की बात करें तो आज अगर अमेरिका ने अपना सॉफ्टवेयर चाइना से आउटसोर्स किया होता इंडिया की जगह पे, उनको कितने वायरस का मुकाबला करना पड़ता, उनके कितने डेटा चाइना के पास पहुंच गए होते, और वह चाइना की वल्नरेबल अपनी मतलब खुद को चाइना के सामने वल्नरेबल पाते। चाइना जब चाहता उनके एयरपोर्ट बंद कर देता, पावर प्लांट बंद कर देता, पता नहीं क्या क्या करता। आपने भारत से सॉफ्टवेयर खरीदा, आपको इसमें से किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। आपको सुरक्षितता प्रदान की गई है भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने। दूसरी चीज है कॉस्ट की। आप यह काम अमेरिका में करते $10 में होता, भारत में किया $2 में हुआ, $3 में हुआ, तो 70 से 80% कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा। तीसरी चीज, हमने आपकी इफिशिएंसी बढ़ा दी, आपकी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाया। यस, इससे हमें भी थोड़ा फायदा हुआ है, बट ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन है। यही चीज आप दुनिया के किसी भी देश के साथ करते, कोई आपको कॉस्ट में एडवांटेज नहीं दे पाता, कोई आपको सिक्योरिटी पे सुरक्षित नहीं प्रदान कर पाता, और कहीं आपको इफिशिएंसी नहीं मिलती। भारत में आपको त्रिवेणी संगम मिला है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका भी ये तो जरूर देखेगा कि भारत के साथ जब वो ट्रेड करता है तो विन विन सिचुएशन है। चाइना के साथ जब ट्रेड करता है तो प्रोबेबली चाइना के लिए विन है, अमेरिका के लिए लूज है। तो अगर हम अपना केस सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए अमेरिका के सामने, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी विन विन सिचुएशन करने की तैयारी करेंगे। दूसरी चीज आईटी क्षेत्र में एआई रिलेटेड है। हर किसी को डर लग रहा है कि एआई के जरिए कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग अगर हो गया तो इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का क्या। जैसे टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट के जॉब चले गए, बट कंप्यूटर के जॉब्स तो बहुत ज्यादा हो गए। उसी तरह एआई आने से जो पुराने जॉब्स है वो शायद चले जाएंगे, बट एआई को जो लिवरेज कर सके, यूज कर सके, उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो आईटी क्षेत्र में जो कंपनी एआई के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, जो अपने कस्टमर्स को सस्ते, अच्छे और फटाफट डिलीवर कर सके प्रोडक्ट या सर्विसेज, उनको फायदा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आईटी में इस वक्त एक मंथन हो रहा है। डर के मारे पिटाई जोर से चालू है, बट कहीं ना कहीं आपको अच्छे आईटी क्षेत्र की कंपनीज में जो एआई के जरिए अपनी सर्विसेज को सुदृढ़ कर रही है, उसमें निवेश करने का मौका मिलेगा। मंथन भी हो रहा है नीलेश जी, और कंपन भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ जारी है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, बाजार के माहौल पे बातचीत करी। बहुत बहुत शुक्रिया।